तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला तृतीया और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है सरकार के एक नए फैसले को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर कोई कंपनी या दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप इसकी शिकायत व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने शिकायत करना अब आसान बना दिया है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को व्हाट्सएप पे शुरू करने का फैसला लिया है। बताया गया इस हेल्पलाइन का मकसद उपभोक्ताओं के समस्याओं और उनके संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक सीधा संपर्क प्रदान करना है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसके बारे में खुद जानकारी दी है और ये बताया है अब ग्राहकों को किसी कंपनी या किसी दुकानदार की शिकायत करना बिल्कुल आसान है। बताया गया इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में एक नंबर सेव करना होगा जो है उपभोक्ता विभाग का, यानी कि जागो ग्राहक जागो का। इस नंबर को सेव करने के बाद आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर भेजेंगे तो आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा नई कंप्लेन करने का, दूसरा ऑप्शन होगा अपनी पुरानी शिकायत का स्टेटस चेक करने का और तीसरा ऑप्शन होगा FAQ यानी कि कुछ सामान्य जानकारियों का। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। बताया गया है प्रधानमंत्री मोदी कल 24 अप्रैल को केरल जाएंगे। अब ताज़ा जानकारी ये है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन को एक धमकी भरा लेटर मिला है। बताया गया है लेटर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मानव बम से हमला करने की धमकी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की जान ले ली गई थी मानव बम द्वारा विस्फोट करके। जाहिर बात है इस तरह का धमकी भरा लेटर मिलने की वजह से जो देश का खुफिया विभाग है वो अलर्ट हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में देश के जवानों पर जो हमला हुआ था उसको लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने पुंछ हमले को लेकर केंद्र सरकार पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस हमले को केंद्र सरकार की साजिश बताया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो केंद्र सरकार या तो पुलवामा या तो पुंछ में हुए हमले पे राजनीति करने लगती है। दोस्तों आरजेडी के नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि लगता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। पिछली बार पुलवामा मामले पर चुनाव हुआ था, इस बार पुंछ में हुए हमले को उठाया जा रहा है। साथ ही में आरजेडी नेता ने ये भी कहा कि ये पुलवामा में हुए हमले से मिलता जुलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने सूडान में फंसे 66 लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें भारतीय भी शामिल हैं। इस बारे में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों के साथ ही जो भी उनके मित्र देश हैं तो उन देश के लोगों को सूडान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया गया है भारत के विदेश मंत्रालय के कहने पर सऊदी अरब ने ये सहायता की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है माँ बाप और औलाद से जुड़े कानून को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 50 साल के संतोष सुर्वे को अपनी 88 साल की मां सुशीला सुर्वे की मौत का दोषी मुंबई सेशन कोर्ट ने ठहराया। इस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया गया मुंबई के गोरेगांव के फ्लैट को अपने नाम करवाने के लिए संतोष ने अपने मां के साथ मारपीट की और मारपीट के दूसरे ही दिन उसकी मां की जान चली गई। इसी मामले में अब उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दोस्तों अपने भारत में प्रॉपर्टी विवाद के मामले गाँव हो या शहर हो दोनों ही जगह आम हो गए हैं और इसी के तहत आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें बूढ़े माँ बाप को पीटा जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। हालांकि दोस्तों शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इस मामले से जुड़ा अपने देश में एक कानून है जो सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें ये कानून 2007 में लागू हुआ था। दोस्तों अपने देश में आमतौर से बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। हालांकि देश के संविधान के तहत बच्चों को माँ बाप के लिए 4 तरह की जिम्मेदारी दी गई है। पहली जिम्मेदारी है खाना देना, दूसरी जिम्मेदारी है कपड़ा, तीसरी जिम्मेदारी है घर देना और चौथी जिम्मेदारी है मेडिकल फैसिलिटी देना, यानी बीमारी वगैरह में इलाज कराना। आपको बता दें सन 2007 में सीनियर सिटीजन को लेकर जो कानून लाया गया था उसके तहत ये बताया गया है कि अगर किसी बूढ़े माँ बाप को बेटा बेटी या फिर बहू प्रताड़ित करते हैं तो ऐसे मामले में बूढ़े माँ बाप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है ऐसे मामलों में भी शिकायत हो सकती है कि अगर बेटा या बहू संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, या ऐसे मामलों में भी शिकायत हो सकती है कि माँ बाप के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि खर्चा पानी। साथ ही में ऐसे मामलों में भी शिकायत हो सकती है जिनमें बच्चे अपने माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं। साथ ही बताया गया है कि ऐसे मामलों में भी शिकायत हो सकती है जिनमें बच्चे या बहू माँ बाप को, यानी कि जो बूढ़े माँ बाप है उनको शांति पूर्वक जीने नहीं देते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये सभी कानून सीनियर सिटीजन के लिए है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें जिन लोगों की उम्र 60 साल है या इससे ज्यादा है तो ऐसे ही लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही बताया गया है माँ बाप की जो संपत्ति होती है उस पर बेटे या बेटी का आमतौर से तो हक होता है, लेकिन जबरदस्ती वाला हक नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो औलाद को माँ बाप की संपत्ति का हक तब तक नहीं मिलेगा जब तक माँ या बाप खुद प्रॉपर्टी उनके नाम न कर दें। आपको बता दें इस मामले पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, जिसमें कहा गया था कि अगर माँ बाप चाहे तभी वो अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर कोई माँ बाप नहीं चाहते तो उनकी औलाद का उनकी संपत्ति पे कोई हक नहीं बनता है। अब कई लोगों के मनों में ये सवाल आ सकता है कि कुछ ऐसी निकम्मी औलादें होती हैं जो धोखाधड़ी करके या फिर जबरदस्ती अपने माँ बाप की संपत्ति को अपने नाम करवा लेती हैं और फिर अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में बूढ़े माँ बाप के पास आखिर क्या ऑप्शन है? तो इसके बारे में कहा गया है कि अगर संपत्ति को हड़पने में बेटा या बेटी सफल हो चुके हैं और वो इसके बाद माँ बाप की देखभाल
देखभाल भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें घर से निकाल दिया है, खाना पीना भी नहीं देते हैं, तो ऐसे माँ बाप की वेलफेयर ट्रिब्यूनल मदद करेगा। तो ये वेलफेयर जो संपत्ति बच्चों ने हड़प ली है उसको शून्य घोषित कर देगा और बच्चों को प्रॉपर्टी से निकलने का निर्देश दे देगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सन 2007 में सीनियर सिटीजन को लेकर जो कानून बनाया गया था उसके तहत अगर कोई औलाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपने माँ बाप को तंग करती है, चाहे वो खाना ना देने के मामले में हो, मारपीट करने के मामले में हो, चैन से न रहने देने के मामले में हो, तंग करने के मामले में हो, यानी कि छोटा से छोटा मामला हो या फिर बड़ा से बड़ा मामला, इन सभी तरह के मामलों में माँ बाप की शिकायत करने पर औलाद पर सीधे कार्रवाई हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ग्लोबल ट्रेड को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय रुपया ग्लोबल करेंसी बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को उम्मीद जताई है कि कारोबारी जल्दी रुपए में फॉरेन ट्रेड का निपटान कर सकेंगे, यानी दूसरे देशों से जो सामान खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है तो अभी इसके लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जो बिल्कुल आसानी से पूरी दुनिया भर में कहीं पर भी चल सकती है। तो इसी कड़ी में बताया गया है आने वाले दिनों में कई ऐसे फॉरेन ट्रेड हो सकते हैं जिसमें रुपए में भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अपने देश का रुपया ग्लोबल करेंसी बनने की राह पे आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने दिल्ली और उससे सटे हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था कुछ राज्यों को लेकर, पर आइए आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 23 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम, पूर्व उत्तर के बाकी हिस्सों में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और केरल में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब में, बिहार में, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज हल्की से भी हल्की बारिश होने की संभावना है, यानी कि छिटपुट बारिश। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सांप्रदायिक दंगे को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अभी हाल ही में बीते बुधवार को गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान नरोदा गांव के दंगों के मामले में विशेष कोर्ट ने 67 आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए हैं। इसी की वजह से सन 2002 में नरोदा गांव में जो दंगा हुआ था उनके आरोपियों को रिहा किया जाता है। साथ ही दोस्तों ऐसे ही मामलों को लेकर बताया गया है कि सन 2017 से 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगों में गिरफ्तार लोगों में से केवल 6% लोग ही दोषी पाए गए हैं। वहीं सन 2021 में तो ये आंकड़ा केवल 3% था। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सांप्रदायिक दंगे को लेकर 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनमें केवल 3 लोगों को ही सजा हो पाई या फिर 6 लोगों को। अक्सर मामलों में बाकी सभी लोग केवल इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते हैं। कहा गया है देश के बहुत सारे लोगों में ये आम धारणा है कि सन 2002 के गुजरात दंगों के बाद देश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, लेकिन बताया गया है कि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। बताया गया अकेले ही 2021 में देश में सांप्रदायिक दंगों के 378 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि सन 2020 में तो ये केस 857 थे। इनमें दिल्ली में हुए दंगों के 520 केस शामिल हैं, यानी अभी तक जो बताया गया है ये केस सांप्रदायिक दंगों के हैं। इसके अलावा भी राजनीतिक प्रदर्शनों में हुई हिंसा या किसान आंदोलन या छात्रों को उपद्रव को मिला दे तो सिर्फ 2021 में दंगों के 41,954 केस दर्ज किए गए थे और इन मामलों में करीब 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पर जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक जिन जिन लोगों को आरोपी के तौर पे पकड़ा गया था उनमें से 97% लोग छूट गए और केवल 3% लोगों को सजा हो पाई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जालंधर लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य में शराब और रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये झूठ बेचकर सत्ता में आई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भगवंत मान सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर राज्य पर लोन का बोझ बढ़ा दिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का जनवरी में निधन हो जाने के कारण जालंधर सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी है। उपचुनाव के लिए मतदान आने वाले 10 मई को होना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को कोरोना होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश भर में दर्ज सक्रिय कोरोना के मामलों में वृद्धि के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश यानी कि जज भी इसकी चपेट में आ गए हैं। संक्रमित होने वाले जजों में सेम सेक्स मैरिज केस की सुनवाई कर रहे एक जज भी शामिल हैं। बताया गया जज साहब को कोरोना हो जाने के कारण सेम सेक्स मैरिज केस पर कल सोमवार को जो सुनवाई होनी थी अब वो सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। अब दोस्तों कोरोना की बात चली है तो आइए अगली खबर में लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 12,193 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान देश भर में 42 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। दोस्तों आपको बता दें केवल एक दिन में 42 लोगों की जान कोरोना के कारण काफी दिनों के बाद गई है। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 67,656 हो गई है, यानी कि अब अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक्सिस बैंक को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्राइवेट
सेक्टर के एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने अलग अलग अवधि की एफडी दरों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 21 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी हैं। आपको बता दें, एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आयुष शर्मा की एक नई मूवी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। रुस्लान में एक बार फिर आयुष शर्मा जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर टीजर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कानूनी पचड़ों में फंस गई है। बताया गया फिल्म के टाइटल यानी के नाम रुस्लान को लेकर फिल्म के मेकर्स को एक्टर राजवीर शर्मा ने लीगल नोटिस भेजा है। एक्टर राजवीर शर्मा की ओर से नोटिस में ये दावा किया गया है किसी नाम से उनकी फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी, तो सेम उसी नाम से दोबारा फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। पूरा मामला फिल्म के टाइटल यानी के नाम को लेकर है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बीते शनिवार को तुगलक रोड लेन स्थित अपने सरकारी बंगले की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंप दी। राहुल ने बंगले का दरवाजा खुद लॉक किया, लोकसभा के स्टाफ को चाबी दी, हाथ मिलाया और मां और बहन प्रियंका के साथ सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद के लिए निकल गए। अब वो यहीं रहेंगे। बंगला छोड़ने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी से 2004 में सांसद चुने जाने के बाद सन 2005 में उन्हें ये बंगला मिला था। हिंदुस्तान की जनता ने 19 साल के लिए मुझे ये घर दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस घर से मेरी काफी यादें जुड़ी हैं। जाहिर बात है राहुल गांधी इस बंगले में लगभग 16 से 17 साल रहे हैं, तो ऐसे में तो किसी भी तरह की घर से यादें जुड़ जाएंगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी सजा की वजह से उनकी सांसदी चली गई। अब जब सांसदी चली गई तो सांसद बनने की वजह से उनको ये जो बंगला मिला था वो भी देना पड़ा है, यानी कि छोड़ना पड़ा है। अब राहुल गांधी अपनी मां के साथ यानी कि सोनिया गांधी के साथ उनके घर पे रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईद को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद, भोपाल की ईदगाह और मुंबई की माहिम दरगाह में सुबह से ही लोग नमाज के लिए जमा होने लगे थे। कोलकाता में लोगों से मिलने पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमें शांति चाहिए, हम दंगे नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देश बंटने नहीं दूंगी। वहीं इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ईद की मुबारकबाद देने पहुँचे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईद के मौके पर सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया कि समाज में सौहार्द और प्रेम की भावना बढ़ती रहे, मैं सभी के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूँ, ईद मुबारक। इसके अलावा ईद के मौके पर लखनऊ में अखिलेश यादव पहुँचे और उज्जैन में दिग्विजय सिंह पहुँचे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक खतरनाक अपराधी को लेकर। बताया गया हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर गाँव का दीपक सिर्फ 15 साल की उम्र में बॉक्सिंग की 57 किलो कैटेगरी में जूनियर नेशनल चैंपियन बन गया था। बताया गया यही वो बॉक्सर है जिस पर 10 लोगों की जान लेने का आरोप है। बताया गया इस खूंखार आरोपी को मोबाइल डेटा के जरिए पकड़ा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दलाई लामा और कंगना रनौत को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत को एक मीम शेयर करना भारी पड़ गया। उन्होंने कुछ दिन पहले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़ा एक मीम शेयर किया था। अब इसको लेकर उनके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध बढ़ने पर कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी। कंगना रनौत ने लिखा, उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनकी भगवान बुद्ध में काफी आस्था है और वो दलाई लामा का काफी सम्मान करती हैं। हालांकि इससे पहले कंगना ने दलाई लामा को लेकर मीम शेयर किया था। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, मीम्स ऐसे वीडियो या ऐसे फोटो या ऐसे ऑडियो को कहा जाता है जिसमें किसी का मजाक बनाया जा रहा होता है। तो ऐसा ही एक वीडियो कंगना ने पहले दलाई लामा के बारे में शेयर किया और अब कहा है कि उनमें उनकी बड़ी आस्था है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 4 धाम यात्रा को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 धाम में 2 धाम के गंगोत्री और यमुनोत्री के पट खुल चुके हैं। वहीं आने वाले 25 अप्रैल को केदारनाथ के पट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान ने बीते रोज ईद के मौके पर अपने घर की बालकनी में आकर अपने ही स्टाइल में सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सलमान खान ने भी कुछ ऐसा ही किया। हालांकि आपको बता दें, सलमान खान की जो फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी किसी का भाई किसी की जान, ये इस बार सलमान के लिए काफी फीकी साबित हो रही है। बताया गया सलमान खान की मूवी ने पहले दिन केवल 15 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की है। बताया गया बीते 10 सालों में ये पहली ऐसी फिल्म है जिसने इतनी खराब शुरुआत की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के मैच के बाद धोनी ने संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है, ये मेरे करियर का अंतिम फेज है, इसका लुत्फ उठाना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में महेंद्र सिंह धोनी IPL से भी संन्यास ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।